आनंद सुपर 100 की ओर से मैं के आनंद आज आप सभी का स्वागत करता हूं इस मंच पर। आज हम MPPSC 2019 स्पेशल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टेस्ट क्रमांक 1 पर चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए न्यूटन द्वारा, ऑप्शन बी केपलर द्वारा, ऑप्शन सी गैलीलियो द्वारा या ऑप्शन डी कोपर्निकस द्वारा। और आप सभी जानते हैं कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन केपलर द्वारा किया गया था। केपलर ने ही यह बताया था कि जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो सूर्य के चक्कर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा बी, ग्रहों की गति से संबंधित जो नियम है वो केपलर द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। अपनी स्क्रीन पर अगला प्रश्न देखिए आप। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया? देखिए बच्चों, मध्य प्रदेश संबंधित परीक्षाओं में कई बार योजनाओं के प्रारंभ की तिथि पूछ ली जाती है। यह प्रश्न भी उसी प्रकृति का है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 2011 में, ऑप्शन बी 2012 में, ऑप्शन सी 2013 में या ऑप्शन डी 2014 में। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2013 से किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो बेरोजगार युवा हैं उनको प्रोत्साहित कर उद्यमी बनाना है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा सी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2013 को हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, ध्यान दीजिए, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम किस वर्ष बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1986 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1976 में या ऑप्शन डी 1978 में। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम 1976 में बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा सी। प्रश्न है, लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणी सम्मिलित नहीं है? तो बच्चों, ये प्रश्न आपसे डिमांड करता है कि आप हिमालय की उत्पत्ति, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर डिराइव होती है, आप उसको समझें और उसकी विभिन्न प्रकार की श्रेणियों को भी जानें। और अगर आप हिमालय का बेसिक टोपोग्राफिक क्लासिफिकेशन जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर है डी। हालांकि इस प्रश्न से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी आप ध्यान रखें जो कि आपकी स्क्रीन पर है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे पीर पंजाल, धौलाधार तथा महाभारत पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय में अवस्थित है, ये आप जानते ही हैं। वहीं जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय श्रेणी में। वहीं धौलाधार सबसे दक्षिण में स्थित है। आप मैप को जरा ध्यान से देखें। पीर पंजाल रेंज में ही आपको बनिहाल दर्रा मिलेगा और जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा व्यापम एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है कि बनिहाल दर्रा किन 2 शहरों को जोड़ता है? उत्तर है जम्मू शहर को वो श्रीनगर से जोड़ता है। और जब ये जोड़ता है तो इन्हीं के बीच में आपको मिलेगी जवाहर सुरंग। प्रश्न यह भी बनता है कि जवाहर सुरंग किन 2 शहरों को जोड़ती है? उत्तर है जम्मू को श्रीनगर से। हालांकि हम यह भी जानते हैं कि उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से जो जास्कर श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। इस प्रकार ये प्रश्न बेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इन पर ध्यान रखें और मैपिंग पर फोकस करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न आपके सामने है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपीय अभिलक्षण है? देखिए, प्रश्न का भाव ये बच्चों कि वह किस प्रकार की, वह कौन सी जलवायु है जिसमें पवनों का मौसमी उत्क्रमण देखा जाता है। मौसमी उत्क्रमण का मतलब है कि मौसम के अनुरूप एक विशेष मौसम में हवाएं या पवनें दिशा निर्धारित रखती हैं, फिर एक निश्चित मौसम में वह विपरीत दिशा में बहने लगती है। और अगर आप इस फिनोमेना को जानते हैं तो आप समझेंगे कि मानसूनी जलवायु में पवनों का मौसमी उत्क्रमण देखा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा सी, मानसूनी जलवायु के अंतर्गत पवनों का मौसमी उत्क्रमण देखा जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं,
प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुली बाजार कार्रवाई से क्या तात्पर्य है। अब देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को अगर आपको समझना पड़ेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि आरबीआई की भूमिका क्या होती है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में। देखिए, मुद्रास्फीति का या इन्फ्लेशन का सीधा तात्पर्य है बाजार में मांग का अधिक होना, और मांग के अधिक होने का तात्पर्य है कि बाजार में रुपये की उपलब्धता, जिसको अर्थव्यवस्था की भाषा में हम तरलता बोलते हैं, उसका बढ़ना। अब सरकार चाहती है कि मुद्रास्फीति नियंत्रित हो, तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ये करेगी कि वो सरकारी प्रतिभूतियाँ बाजार में विक्रय करेगी। सरकारी प्रतिभूतियों को आम लोग खरीदेंगे और इस प्रकार से बाजार का बहुत सारा पैसा आरबीआई तक पहुंचेगा, अर्थात ओपन मार्केट में, खुले बाजार में रुपये की मात्रा गिरेगी, जिसको हम लिक्विडिटी का गिरना बोलते हैं। ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति नियंत्रित में आएगी। अब दूसरी स्थिति लेते हैं। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है या आरबीआई ये चाहती है कि बाजार में, देखिए, गवर्नमेंट ये चाहती है कि बाजार में रुपये की मात्रा बढ़े ताकि आर्थिक गतिविधियां बढ़े, विकास दर बढ़े, तब वह आरबीआई के माध्यम से अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को लागू करवाएगा। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय करेगा। इससे क्या होगा, अब वो क्या कर रहा है कि बाजार से सरकारी प्रतिभूतियाँ जो सिक्योरिटी पेपर्स है उनको खरीद रहा है। इसके बदले में आरबीआई बहुत सारा पैसा बाजार में डालेगा और इस प्रक्रिया में बाजार में बहुत सारा पैसा या अतिरिक्त तरलता आएगी, जो कि मांग को बढ़ाएगी या नई मांग को सृजित करेगी। ऐसी स्थितियों में मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ने से आर्थिक विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस प्रकार बच्चों, इस प्रश्न का जो आंसर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुली बाजार की कार्रवाई से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है। आप सभी जानते हैं कि अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, जो कि 1983-1984 में स्थापित किया गया था, उसका नाम रखा गया था दक्षिण गंगोत्री। हालांकि कुछ अतिरिक्त जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। 1988-1989 यानी कि 1988-89 में मैत्री नामक दूसरा अनुसंधान केंद्र भारत ने खोला। वहीं अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत ने भारती नामक तीसरा अनुसंधान केंद्र ओपन किया। इस प्रकार दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती, ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले, अंटार्कटिका क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले भारतीय शोध केंद्रों का नाम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कश्फ उल महजूब नामक पुस्तक की रचना किसने की है। ऑप्शन ए, अबुल हसन अल हुज़विरी ने। ऑप्शन बी, फिरोज शाह बहमन ने। ऑप्शन सी, चिराग ए दहलवी ने। या ऑप्शन डी, अबुल फजल ने। और बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कश्फ उल महजूब नामक जो पुस्तक है वो अबुल हसन अल हुज़विरी द्वारा रचित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईमेल से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है। ऑप्शन बी, इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। या ऑप्शन सी, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। या ऑप्शन डी, एक रियल टाइम कन्वर्सेशन। तो बच्चों, अगर आप ईमेल का प्रयोग करते हैं तो आप जानते हैं कि ईमेल से तात्पर्य है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे कई प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं, जिसके अंतर्गत गुफाओं पर प्रश्न पूछे गए, जैसे कि बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं या फिर भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं। इसी प्रकार का ये प्रश्न आपके सामने है कि शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शन ए, उज्जैन में। ऑप्शन बी, पंचमढ़ी में। ऑप्शन सी, ओंकारेश्वर में। या ऑप्शन डी, बैतूल में। और बच्चों, अगर आप ओंकारेश्वर घूमने गए हैं तो आप जानते हैं कि शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ मिलेंगी आपको, ओंकारेश्वर में।